नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अर्जुन यादव मैथ की यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस सेशन को आप लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि डेली आपको इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। आज हम यहाँ दो टॉपिक करेंगे। पहला तो वो जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था उस पर कुछ क्वेश्चन है, और दूसरा डिविजिबिलिटी रूल्स। जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं उनके कुछ क्वेश्चन हर एग्जाम में हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो उन रूल्स को अगर हम जान लेंगे तो उनकी मदद से हम कुछ क्वेश्चनों को बहुत तेजी से हल कर सकते हैं। तो चलिए इस बेहतरीन सेशन की हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का हमारा पहला सवाल है कि 50 और 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ अगर एक नंबर पता है तो उस हिसाब से हम 1 से लेके 100 तक कितनी भी अभाज्य संख्या कहीं किसी के भी बीच में पूछी जाए तो हम उसे बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि 1 से लेके 10 तक, 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक, 30 से लेके 40 तक, 40 से लेके 50 तक, 50 से लेकर 60, 60 से लेकर 70, 70 से लेकर 80, 80 से 90 और 90 से 100। हमें यहाँ एक फोन नंबर याद रखना है। वो फोन नंबर है 4422323232 और 1। इसका मतलब है 1 से लेके 10 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हुई 4, 10 से लेके 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हुई 4, 20 से 30 के बीच में 2, 30 से 40 के बीच में 2, 40 से 50 के बीच में 3, 50 से 60 के बीच में 2, 60 से 70 के बीच में 2, 70 से 80 के बीच में 3, 80 से 90 2 और 90 से 100 के बीच में 1। तो टोटल संख्याएं होंगी, ये टोटल कितनी होगी 25। अगर 1 से गिनती 100 तक पूछी जाए तो कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 25। ऐड करके भी लिख सकते हैं 10, 12, 3, 15, 15, 4, 19, 3, 22, 3, 25, 25। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 50 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 50 से 100 के बीच में इतने नंबर्स को हम प्लस कर देंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा उसे हम लिख देंगे। यहाँ नंबर दिए गए हैं 4 और 3 7 और 3 10। तो टोटल 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 10। 50 से 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं 10 होती हैं। बस इस फोन नंबर को हम ध्यान रखेंगे 442 232 232 1। इंपॉर्टेंट फोन नंबर है, याद रखना भी बड़ा आसान है। अगर किसी ने 10 से 20 के पूछा तो हम बता देंगे कि हमारी जो अभाज्य संख्या है वो है 4। आज का हमारा दूसरा सवाल, यहाँ हमसे बोला गया है कि 70 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 70 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या होती है 70 से छोटी कुल अभाज्य संख्याएं। तो 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं जो होंगी तो हमें 70 से छोटी यहां से देख लेना है। कितनी संख्याओं को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो 10, 12 और 3 15 और 3 15 और 2 17। और यहाँ की लेके चलेंगे क्योंकि हमसे पूछा गया है 70 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 70 से छोटी ही होंगी। तो यहाँ टोटल संख्या होंगी वो होंगी 19 यानी 19।
जो टोटल अभाज्य संख्याएं होंगी 70 से छोटी वो कितनी होंगी? 19 होंगी। 4, 8, 10, 12, 3, 15, 15 और 4, 19, 19। जो हमारी 70 से छोटी कुल अभाज्य संख्याएं वो कितनी होंगी? 19। अब लेते हैं आज का अगला सवाल। अगले सवाल में हमसे पूछा गया है शतक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाए तो इस गुणनफल का इकाई का अंक क्या है? आज का हमारा अगला सवाल है शतक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है तो इस गुणनफल का इकाई का अंक क्या होता है? सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी है जो अभाज्य संख्या होती है वो 2, 3, 5, 7 इसी प्रकार होती है। अब अगर हमसे पूछा गया है कि शतक सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणा करना है तो उसमें इकाई का अंक कितना होगा? तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। अगर 5 का मल्टीप्लाई n से किया तो यहाँ 2 कंडीशंस होती हैं। अगर n सम है तो इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक वो 0 होगा। अगर विषम है तो इकाई का अंक अगर n के साथ हम सम संख्या लेते हैं तो 0 बनेगा। अगर n के साथ विषम संख्या लेते हैं तो इकाई का अंक कितना बनेगा? 5। तो अगर हम इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो यूनिट डिजिट आएगी वो कितनी आएगी? 5। अगर इसमें कोई सम संख्या होती और बीच में कहीं ना कहीं 5 आएगा, पहली बार में ही 5 आया, दूसरी बार में ही 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई हम 2 में करते तो हमें 0 मिलता। लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 का मल्टीप्लाई सभी विषम संख्याओं में करना है तो आंसर कितना आएगा? 5। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमें दिया गया है यदि n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31, n स्क्वायर माइनस 29 अभाज्य संख्या है तो n के संभावित मानों की संख्या क्या होगी जहां n एक पूर्णांक है? तो हमें दिया गया है n स्क्वायर माइनस 31, 33, n स्क्वायर माइनस 31 और n स्क्वायर माइनस 29। हमें इन तीनों में एक जो संख्या दी गई है तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हैं तो हमें n के संभावित मानों की संख्या बतानी है। हम पहले ही जान चुके हैं कि अभाज्य संख्याओं लगातार अभाज्य संख्याओं का सेट, लगातार अभाज्य संख्याओं का जो सेट होता है वो होता है 3,
5 7, 3 5 और 7। अगर हम इसके ऊपर 3 को लेते हैं, इसके ऊपर 5 को लेते हैं और इसके ऊपर कितने को लेते हैं 7 7 को, तो किसी भी एक इक्वेशन को हल करते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 33 इक्वल टू 3। तो n की वैल्यू आएगी 36, n की यहाँ वैल्यू आएगी प्लस माइनस 6। तो n के कुल संभावित मानों की संख्या कितनी होगी 6। चाहे आप इस क्वेश्चन यहाँ से लेके करिए, चाहे यहाँ से लेके करेंगे, यहाँ से लेकर के करेंगे, तो हर कंडीशन में हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा प्लस माइनस 6। एक बार और जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ दिया गया है कि n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31, n स्क्वायर माइनस 29, 3 5 7 जो हमारी लगातार आवाज संख्या का सेट होता है, तो या तो 3 होगी या 5 होगी या 7, तीनों लगातार होती हैं। तो किसी भी एक के ऊपर हम संख्या मान लेते हैं, तो n की वैल्यू हमें कितनी मिली है प्लस माइनस 6। इस प्रकार से n के जो संभावित मानों की संख्या है वो हमें कितना मिलेगी 6 मिलेगी, यानी 6। अब चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। हमें एक सवाल दिया गया है कि x बाय z अभाज्य संख्याएं हैं और x प्लस y प्लस z बराबर 38 है, तो x का अधिकतम मान कितना होगा। यहाँ 3 हमें दी गई हैं, x, y, z अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और हमसे पूछा गया है x प्लस वाई प्लस z बराबर 38 है, तो x का अधिकतम मान, x का मैक्सिमम वैल्यू, जो x की हमसे पूछी गई है वो मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, यहाँ पे 38 है। हम पहली क्लास में ही पढ़ चुके हैं, अगर 3 अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर यदि कोई सम संख्या आ रही है, 3 अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर यदि कोई सम संख्या आ रही है, तो उसमें से एक संख्या हमेशा 2 रही होगी। तो हम z को कितना मानकर सॉल्व करते हैं, 2 मानकर सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा 38 माइनस 2 इक्वल टू 36। अब इन दोनों को जोड़कर हमें कितना लाना है 36 लाना है, और दोनों की दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो एक कंडीशन है कि हम इसको 5 ले लें और इसको 31 ले लें, क्योंकि दोनों ही अभाज्य संख्या हैं। या तो कंडीशन ऐसी हो सकती है, या तो हम इसको 31 ले लें और हम इसको 5 ले लें। लेकिन यहाँ हमें जो x का मान लेना है, लेकिन हमें जो x का मान लेना है वो अधिकतम लेना है। तो x की अधिकतम वैल्यू कितनी आएगी 31। जो x का अधिकतम मान है वो हमें कितना मिलेगा 31 मिलेगा। एक बार और देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ x, y, z 3 अभाज्य संख्या है, इन तीनों को जोड़कर हमें मिलता है 38। और हम पहली क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि अगर 3 अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर कोई सम संख्या बन रही है, तो उनमें हर कंडीशन में एक संख्या हमेशा कितनी रही होगी 2 रही होगी। तो 2 हमने z को मान लिया, हम चाहे तो y को भी 2 मान सकते हैं। तो हमने x प्लस y की वैल्यू कितनी निकल आई 36। यहाँ हमने 2 कंडीशन चेक करी, x को 5 लेकर और y को 31 लेकर। एक कंडीशन और है 31 और 5। यहाँ x की 5 हम ले नहीं सकते हैं, क्योंकि हमसे जो पूछा गया है वो x की मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है। तो x इस कंडीशन में x का जो आंसर है वो हमारा कितना आएगा 31 आएगा।
लेते हैं आज का अगला सवाल। यहां दिया गया है 3 अभाज्य संख्याओं का एक फल 100 है। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तो इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या है। 3 अभाज्य संख्याओं का एक फल 100 है, तो हम लेट करते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 100। x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 100। इसमें से किसी भी एक संख्या को हम कितना मान लेंगे 2। अभी हमने पढ़ा है अगर 3 अभाज्य संख्याओं प्राइम नंबर्स को जोड़ने पर इवन नंबर यानी सम नंबर बन रहा है, तो उनमें से एक संख्या हमेशा कितना होगी 2। तो हम इसको 2 लेके सॉल्व करते हैं, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 98। अब हमसे बोला गया है कि दो नंबर्स का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना दिया है 36। इसको अगर हम सॉल्व करें तो जो x की वैल्यू है 2x, y से y कैंसिल हुआ, जो 2x की वैल्यू है वो आएगी 14 134। अगर हम इसको 2 से कैंसिल कर दें तो x की जो वैल्यू है तो वो आएगी 67। अगर x की वैल्यू या तो यहाँ पुट कर दें या तो यहाँ पुट कर दें, तो y की जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी 98 माइनस 67। तो y की जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी 31। x की वैल्यू 67 है और y की वैल्यू है 31। इसे हम एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें x की वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आएगा आपका 67। अगर y की वैल्यू निकालना है तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर हम माइनस कर देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 31। या तो हम इनको एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, या कभी भी अगर दो नंबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखे हों तो हम इन्हें एक बार जोड़कर और 2 का भाग दे देंगे, और अगर y की वैल्यू निकालना है तो बड़े में से छोटा नंबर घटा के 2 का भाग दे देंगे। अब लेकर चलते हैं हम अपना अगला टॉपिक। अब अगला हमारा टॉपिक है भाज्यता के नियम। भाज्यता का नियम पूरे नंबर सिस्टम में इंपॉर्टेंट महत्व रखता है। किसी न किसी एग्जाम में एक नंबर का हमेशा डिविजिबिलिटी रूल्स यानी भाज्यता के नियम से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है। तो भाज्यता के नियम होते क्या हैं, इन्हें कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ यूज होते हैं, तो चलिए इनको जानने की हम कोशिश करते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स। भाज्यता के नियम। अगर हम एक से भाज्य संख्याएं देखें, एक से भाज्य, तो जानना जरूरी है कि एक यह किसी भी संख्या से भाज्य नहीं है, लेकिन सभी संख्याएं एक से भाज्य हैं।
यहाँ बोला, यहाँ अगर हम एक से डिवाइड देखते हैं तो एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से नहीं कटता है, लेकिन जितने के जितने भी नंबर होते हैं, चाहे वो एक्स वाई जेड कोई भी संख्या हो, उसमें वंश का डिवाइड हमेशा जाता है। अब देखते हैं 2 से भाज्य, 2 से भाज्य, 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1। यहाँ यूनिट डिजिट अगर इवन नंबर है, अगर यूनिट डिजिट इवन नंबर है, इकाई का अंक सम संख्या है, अगर इकाई का अंक सम संख्या है तो कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा। एग्जांपल देके चलते हैं, कोई एक नंबर मान लेते हैं 2, इसमें अगर 2 से भाग देकर देखेंगे तो ये आखिरी में हमें मिला इवन नंबर। अगर आखिरी में इवन नंबर है तो अगर हम इस इवन नंबर में 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा, तो पूरी की पूरी संख्या भी 2 से डिवाइड होगी। 4 से भाज्य, 4 से भाज्य देखने के लिए हम इस पर लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो यहां पावर 2 है, इसका मतलब है लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक में अगर 4 से भाग जा रहा है तो पूरे का पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 4 से डिवाइड होगा। यानी अंतिम 2 अंक। इसी नंबर को लेकर चलते हैं, इसी नंबर को अगर लेकर चलेंगे, यहाँ नंबर दिया है 2, 4, 5, 6, 7, 8, तो हम लास्ट के 2 नंबर लेंगे। 78 में 4 से डिवाइड कभी नहीं जाता, तो पूरा नंबर पूरी संख्या 4 से डिवाइड नहीं है। लेकिन अगर कोई लास्ट में ऐसा अंक आता है, जैसे इसी को लेकर चलते हैं 2, 4, 5, 6, 3, 2, लास्ट में कितना है? 32 में हम जानते हैं 4 का डिवाइड चला जाता है, इसलिए पूरी की पूरी संख्या में भी किसका डिवाइड जाएगा? 4 से डिवाइड चला जाएगा। अब देखते हैं 8 से डिवाइड, 8 से भाज्य। 8 से भाज्य देखने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब है लास्ट के हम कितने अंक देखेंगे किसी भी संख्या का? लास्ट 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक। अगर किसी भी नंबर के लास्ट के 3 अंक या लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड है, तो पूरा का पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 8 से डिवाइड होगा। एग्जांपल लेके चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं 4, 3, 2, 6, 8। तो हम लास्ट के 3 अंक देखते हैं। अगर लास्ट के 3 अंक में 8 से डिवाइड जा रहा है तो पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। लेकिन हम अगर इसमें डिवाइड देकर देखें 2, 6, 8, 24, कितना बचा? 2 बचा। 28 8 से डिवाइड नहीं है, तो लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड नहीं है, तो पूरी की पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं होगी। अगर हमें लास्ट के 3 अंक पूरी की पूरी संख्या को चेक करना है कि 8 से डिवाइड है कि नहीं है, तो हम लास्ट के 3 अंक चेक कर लेते हैं। ठीक, यदि अंतिम से तीसरा अंक इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब सम संख्या है। कैसी संख्या है? सम संख्या। तो हम केवल
हम केवल लास्ट 2 डिजिट में 8 का डिवाइड करते हैं, 8 का डिवाइड करते हैं। अगर इवन नंबर है, जैसे इसी नंबर को लेके चले तो जो हमारा तीसरा नंबर था, यहाँ अंतिम से तीसरा अंक क्या था 2, तो हम केवल 68 में डिवाइड करके देख सकते हैं कोई नंबर 8 से डिवाइड है या नहीं है। यदि अंतिम से तीसरा अंक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो हम यूनिट डिजिट में 4 ऐड कर देते हैं। अगर हमें मान किसी भी नंबर 8 से डिवाइड करना, अगर हम उसके लास्ट के 3 अंक चेक नहीं करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ 2 बातों का जानना बहुत जरूरी है। अगर तीसरा नंबर इवन नंबर है तो हम केवल लास्ट के 2 अंक में 8 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन यदि लास्ट अंतिम से तीसरा अंक विषम संख्या मिल जाती है, ऑड नंबर मिल जाता है, तो हम अंतिम अंक में कितना ऐड कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे और उस नंबर को 8 से डिवाइड करके देखते हैं। यहां एक नंबर लेके चलते हैं 3 6 27 12। यहां हम देखते हैं तीसरा नंबर, तीसरा डिजिट। यहां हम देखते हैं यहाँ तीसरा डिजिट जो है वो इवन ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो हम पूरे के पूरे नंबर में यहाँ पीछे कितना ऐड कर देंगे 4। जब 4 ऐड करेंगे, अब हम डिवाइड करके देखेंगे कि अब लास्ट के 2 अंक में हम डिवाइड करते हैं। लास्ट के 2 अंक हमें कितने मिलते हैं 16। 16 में 8 से डिवाइड किया, कट गया, तो पूरी की पूरी संख्या भी किससे डिवाइड होगी, 8 से डिवाइड होगी। एक बार और देखते हैं, 8 से भाज्य देखने के लिए हमें लास्ट के किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंक देखने हैं, लेकिन यदि किसी कारणवश समय ज्यादा समय लगता है तो हम यहाँ 2 नियम ध्यान रखेंगे। यदि अंतिम से तीसरा अंक इवन नंबर है तो लास्ट के 2 डिजिट में हम 8 का डिवाइड करके देखते हैं। अगर 2 नंबर 8 से कट जाएंगे तो पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। अंतिम से तीसरा अंक यदि ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो लास्ट की डिजिट में हम 4 ऐड करते हैं, फिर डिवाइड करके देखते हैं कि कोई नंबर 8 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अब देखते हैं यहाँ, अब देखते हैं 3 से भाज्य, 3 से भाज्य। 3 से भाज्य देखने के लिए संख्या के अंकों का योग यदि 3 से
भाज्य है तो वह संख्या भी 3 से भाज्य होगी। 3 से भाज्य देखने के लिए हम करेंगे क्या, संख्या के अंकों को प्लस करते जाएंगे। यदि संख्या के अंकों को प्लस करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या 3 से भाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से भाज्य होगी। एग्जाम्पल लेते हैं 3, 6, 4, 2, 1, 2, 3। यहाँ अगर हम नंबरों को प्लस करेंगे तो 3 + 6 + 4 + 2 + 1 + 2 + 3 और डिवाइड बाय 3 तो 6 और 4 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21 यानी 21 और 21 3 से डिवाइड है, इसलिए जो संख्या हमें यहाँ दी गई है वह भी 3 से पूरी तरह भाज्य होगी। यहाँ 3 से भाज्य देने के लिए सबसे पहले अंकों को हम प्लस करते हैं। प्लस करने पर जो संख्या प्राप्त होती है अगर वह 3 से भाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से भाज्य होगी। या हम एक रूल और लगा सकते हैं, यहाँ इसी एग्जाम्पल को लेकर करते हैं। तो 3 की टेबल में जो भी नंबर आते हैं वो हम यहाँ उन्हें एलिमिनेट करके हुए चलेंगे। तो 3 3 की टेबल में आता है, यहाँ भी 3 आता है, 6 आता है, 4 और 2 6 आता है और 2 और 1 3 आता है। इस तरह से भी हम 3 से भाज्य नंबरों को देख सकते हैं। अब देखते हैं हम 9 से भाज्य। 9 से भाज्य 9 से भाज्य देखने के लिए संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य होना चाहिए। अगर जो हमें संख्या दी गई है उसके अंकों का योग यदि 9 से भाज्य है तो पूरा का पूरा नंबर भी 9 से भाज्य होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है 3, 6, 4, 3, 2। इनको हम करेंगे +3 + 6 + 4 + 3 + 2 डिवाइड बाय 9। इन सबको प्लस करने पर हमें मिलता है 18 जो कि 9 से डिवाइड है, इसलिए जो संख्या हमें यहाँ दी गई है वह 9 से पूरी तरह भाज्य होगी। या हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 9 की टेबल में जो नंबर आते हैं उन्हें हम यही एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। 3 और 6 9, 4 3 7 और 2 9। इससे हमें पता चलता है कि यह संख्या 9 से पूरी तरह भाज्य है। देखते हैं हम यहाँ 5 से भाज्य। 5 से भाज्य। अब यहाँ अगला नंबर हम देखेंगे 5 से भाज्य। 5 से भाज्य देखने के लिए यूनिट डिजिट देखेंगे, केवल देखेंगे यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, इकाई का अंक। अगर इकाई का अंक हमें 0 या 5 मिलता है, 0 या 5, यदि इकाई का अंक 0 या 5 दो में से कोई एक मिलता है तो वह नंबर 5 से पूरी तरह डिवाइड होगा। एग्जाम्पल लेते हैं 4 9 2 0 5। तो यहाँ हमें मिलता है 5, यूनिट डिजिट 5 है इसलिए यह नंबर 5 से डिवाइड होगा। और अभी यदि यहाँ पे देखें 9 8 3 1 6, यहाँ यूनिट डिजिट 6 है इसलिए यह नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। हमें 0 या 5 यूनिट प्लेस पर चाहिए। अगर यूनिट प्लेस पर, यूनिट इकाई के स्थान पर अगर 5 मिलता है तो वह 5 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं। अब देखते हैं 25 से भाज्य।
25 से भाज्य देखने के लिए हम देखेंगे लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक। अगर संख्या के अंतिम 2 अंक 00, 25, 50 और 75, 00, 25, 50 और 75, इनमें से कोई भी 2 नंबर हमें लास्ट के 2 डिजिट पर मिलते हैं तो वह संख्या 25 से पूरी तरह भाज्य होगी। एग्जाम्पल लेते हैं 8, 7, 6, 2, 5, 0। तो यहाँ हमें लास्ट में मिला है 50, 50, तो 50 जो यहाँ 50 जो 25 से पूरी तरह भाज्य है, और हमने यहाँ भी लिखा है कि हमें 50 लास्ट के 2 डिजिट पर मिलना चाहिए, तो 50 मिला है, इसलिए यह नंबर 25 से पूरी तरह भाज्य होगा। अब देखते हैं 125 से भाज्य। तो लास्ट हम देखेंगे 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट यानी अंतिम 3 अंक। अगर अंतिम 3 अंक 000, 125, 250, 250, 375, 500, 625 डॉट 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 125 की टेबल में जो भी नंबर आते हैं, अगर वो हमें यहाँ मिलते हैं तो पूरा नंबर 125 से भाज्य होगा। 125 से भाग देने के लिए हम केवल लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं। अगर लास्ट के 3 डिजिट में 125 से भाग जाता है या इनमें से कोई एक नंबर हमें मिलता है तो वह संख्या 125 से पूरी तरह भाज्य होगी। अब चलते हैं अपने अगले नियम की तरफ। अब चलते हैं अगले नियम की तरफ और देखते हैं 6 से भाज्य। 6 से भाज्य। 6 से भाज्य देखने के लिए हम 2 और 3 से भाज्य देखेंगे। यदि कोई नंबर 2 से और 3 दोनों से भाज्य है तो वह संख्या 6 से पूरी तरह भाज्य होगी। यानी किसी भी नंबर को 6 से भाज्य होने के लिए 2 से भी भाज्य होना पड़ेगा और 3 से भी भाज्य होना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 6, 2, 3, 2, 4। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 2 से देखने के लिए हम केवल लास्ट का डिजिट देखते हैं तो यह संख्या 2 से भाज्य है। 3 से चेक करने के लिए अंकों का सम करेंगे। 6, 4, 10, 5, 15 और 2, 17, जो कि 3 से भाज्य नहीं है। तो यह नंबर 2 से तो भाज्य है लेकिन 3 से भाज्य नहीं है, इसलिए पूरा नंबर 6 से भाज्य यानी 6 से भाज्य नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 2 और यहाँ लेते हैं 4। तो यहाँ लास्ट की डिजिट 2 से डिवाइड है। 3 को और चेक करते हैं तो 3 1 सा 3, 3, 4 और 2, 3। तो लास्ट में मिलता है 4 जो कि 3 से डिवाइड नहीं है। अगर हम यहाँ 2 और लेकर चलते थे तो हमें मिलता है 3 और 2, 6 जो कि 3 से डिवाइड है, तो यह नंबर 3 से डिवाइड होगा। हम लेते हैं 7 से भाज्य, 7 से भाज्य। 7 से भाज्य देखने के लिए हमें इकाई के अंक में इकाई के अंक में 2 से गुणा करके उसे शेष संख्या में से घटा देते हैं। अगर
प्राप्त संख्या 7 से भाज्य है तो पूरी संख्या भी 7 से भाज्य होगी। 7 से भाज्य देखने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या है उसके इकाई के अंक में 2 से गुणा करेंगे और उसे शेष संख्या से घटा देंगे। अगर प्राप्त संख्या 7 से भाज्य होगी तो पूरी की पूरी संख्या भी 7 से भाज्य होगी। एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ एग्जाम्पल है 3 4 3। इसमें हम लास्ट के डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मिलता है 6 और 34 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो मिलता है 28 और 28 7 से भाज्य है, इसलिए जो नंबर हमें यहाँ दिया गया है 343 यह है 7 से भाज्य होगा। 7 से भाज्य देखने के लिए हम यूनिट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर हमें मिलेगा उसे रिमेनिंग संख्या में से घटा देंगे। घटाने पर यदि प्राप्त संख्या 7 से भाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या भी 7 से भाज्य होगी। अब चलते हैं अगले नियम की तरफ और देखते हैं 10 से भाज्य। अब देखते हैं 10 से भाज्य। 10 से भाज्य देखने के लिए हम केवल यूनिट डिजिट देखेंगे। अगर यूनिट डिजिट 0 मिलती है, इकाई का अंक अगर हमें 0 मिलता है, अगर हमें 0 मिलता है तो वह संख्या 10 से पूरी तरह भाज्य होगी। अगर हमें किसी नंबर को 100 से भाज्य देखना है, 100 से भाज्य देखने के लिए हम देखेंगे लास्ट 2 डिजिट, यानी अंतिम 2 अंक। अगर अंतिम 2 अंक में 00 हमें मिलता है तो वह संख्या 100 से पूरी तरह भाज्य होगी। अगर हम इसी प्रकार 1000 से भाज्य देखें, 1000 से भाज्य देखने के लिए हमें अंतिम 3 अंक देखना पड़ेगा। अगर अंतिम 3 अंक 3 बार 0 लिखे हुए मिलते हैं तो वह संख्या 1000 से पूरी तरह भाज्य होगी। और इसी प्रकार हम 10,000 1,00,000 की डिवाइड भी चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं 11 से भाज्य। 11 से भाज्य 11 से भाज्य देखने के लिए यदि संख्या के सम स्थान के अंकों और विषम स्थान के अंकों को घटाने पर 0, 11 या 22 मिलता है तो वह संख्या 11 से पूरी तरह भाज्य होगी। एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ एक नंबर दिया गया है 121 हमने एक नंबर लिया है जो कि 11 से भाज्य है, इसी को हम चेक करके देखते हैं। तो सम स्थान पहले लेते हैं हम विषम स्थान के अंक 1 2 और ये 2 1 + 1 + 2। अब हम लेते हैं इन अंकों को तो मिलता है -2 + 1 + 1 4 - 4 हमें मिलता है 0। इसलिए जो संख्या हमें दी गई है वह संख्या
11 से पूरी तरह भाज्य होगी। किसी भी संख्या के सम स्थान के अंक लेंगे और विषम स्थान के अंक लेंगे। सम और विषम स्थान के अंकों को प्लस करने के बाद उन्हें आपस में माइनस करेंगे। माइनस करने पर यदि 0, 11 या 22 मिलता है तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। अब देखते हैं 12 से भाज्य। 12 से भाज्य 12 से भाज्य देखने के लिए यहाँ हमें 3 और 4 से भाज्य देखना पड़ेगा। यदि संख्या 3 और 4 दोनों से भाज्य है तो वह संख्या 12 से भी भाज्य होगी। यानी संख्या को यदि 12 का भाज्यता नियम देखना है, यानी किसी संख्या को 12 से भाज्य करके देखना है तो हम 3 और 4 से चेक कर सकते हैं। 3 और 4 दोनों के ही नियम हम यहाँ पढ़ चुके हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है 1 2 3 4 2 4 0। तो यहाँ 4 से चेक करने के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं तो यह संख्या 4 से भाज्य है। 4 से भाज्य है। 3 से चेक करने के लिए एलिमिनेट करते चलेंगे 3 3 4 और 2 3। लेकिन यहाँ जब 4 मिलता है तो यह 3 से भाज्य नहीं है। 3 से भाज्य नहीं है, इसलिए जो संख्या यहाँ दी गई है वह 12 से भाज्य नहीं होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं 144 144। तो इसमें हमें लास्ट में मिलता है 44 यानी 44 जो कि 4 से भाज्य है। 3 से भाज्य देखने के लिए एलिमिनेट करेंगे 4 4 8 और 1 9 4 4 1 और 8 9। तो यह नंबर 3 से भाज्य है और 4 से भाज्य है, इसलिए यह नंबर 12 से भी भाज्य होगा। अब देखते हैं हम 13 से भाज्य नंबर। अब देखते हैं 13 से भाज्य। 13 से भाज्य 13 से भाज्य देखने के लिए हम इकाई के अंक में, संख्या की इकाई के अंक में 4 से गुणा करके उसे शेष संख्या में जोड़ देते हैं। अगर प्राप्त संख्या 13 से भाज्य है तो पूरी संख्या भी 13 से भाज्य होगी। एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ एक नंबर दिया गया 169 और 30। यहाँ एक जानबूझकर 13 से भाज्य नंबर लिया गया है। हम इस नियम को अप्लाई करके इसमें देखते हैं। तो हमने इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ यूनिट डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई किया, हमें मिलता है 12। 12 को हम इसमें प्लस करेंगे, हमें मिलता है 3071। इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया 12 मिलता है। जब 12 देखते हैं तो मिलता है 182 और 182 13 से भाज्य है करके भी चेक कर सकते हैं। 13 बन जाए 13 और 52 मिलता है जो कि होता है 4 टाइम्स। तो यह नंबर जो हमें यह नंबर दिया गया है यह 13 से भाज्य होगा। 13 से भाज्य देखने के लिए हम यूनिट डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो नंबर हमें मिलता है उसे शेष संख्या में हम प्लस करते हैं। तो प्लस करने पर यदि प्राप्त संख्या 13 से भाज्य है तो पूरा का पूरा नंबर भी 13 से भाज्य होगा। अब देखते हैं 14 से भाज्य। अब देखते हैं यहाँ 14 से भाज्य। 14 से
भाज्य। 14 से भाज्य देखने के लिए हमें 2 और 7 दोनों से ही चेक करना पड़ेगा। यदि कोई नंबर 2 और 7, 2 यदि कोई संख्या 2 और 7 से भाज्य है तो वह संख्या 14 से भाज्य होगी। और अब देखते हैं 15 से भाज्य। 15 से भाज्य देखने के लिए हम चेक करते हैं 3 और 5। यदि कोई संख्या 3 और 5 से भाज्य है तो वह संख्या 15 से भी भाज्य होगी। 15 से भाज्य देखने के लिए हम 3 का नियम भी यूज करेंगे और 5 का भी। इन दोनों नियम की सहायता से हम 15 का भाज्यता नियम चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि कोई नंबर 2 से भाज्य हो रहा होगा और 7 से भाज्य हो रहा होगा तो वह नंबर 14 से अवश्य ही भाज्य होगा। अब देखते हैं 17 से भाज्य। 17 से भाज्य देखने के लिए हम इकाई यूनिट डिजिट में 17 से भाज्य देखने के लिए हम यूनिट डिजिट में 5 से यानी 5 से गुणा करके उसे शेष संख्या में से घटा देते हैं। अगर जो संख्या हमें प्राप्त होती है गुणा करने के बाद जो संख्या में मिलती है वह 17 से भाज्य है तो पूरा नंबर भी 17 से भाज्य होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है 289 और 70। यहाँ लास्ट की डिजिट में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 35। इसमें से माइनस किया, 6 बचा, 4, 5 बचा, 8 बचा और 2 बचा। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया, हमें 30 इसमें से माइनस किया, 5 और 2 तो 255 17 से भाज्य है, चेक भी कर सकते हैं। 2 बनवार काटा, 8 बचा, कुछ नहीं, 5 यहाँ 5 टाइम्स। अब देखते हैं 18 से भाज्य। 18 से भाज्य देखने के लिए हमें 2 और 9, 2 और 9 दोनों की डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी पड़ेगी। अगर कोई नंबर 2 से भी भाज्य है और 9 से भी भाज्य है तो वह नंबर 18 से भी पूरी तरह भाज्य होगा। अब देखते हैं 19 से भाज्य। 19 से भाज्य यानी 19 से भाज्य। 19 से भाज्य देखने के लिए हम इकाई के अंक में 2 से गुणा करके उसे शेष संख्या में जोड़ देते हैं। अगर प्राप्त संख्या 19 से भाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या भी 19 से भाज्य होगी। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 190 और 90। यहाँ एक एग्जाम्पल लिया गया है जो कि 19 से भाज्य। इसमें हम इस नियम को करके देखते हैं कि यह 19 से भाज्य होती है या नहीं। तो हमने लास्ट की डिजिट में लास्ट की डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आया 18।
18 को हम इसमें प्लस करेंगे 9199। अब हम यहाँ और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलता है 18। हम 18 यहाँ प्लस करेंगे तो मिलता है 902 और यह नंबर 19 से भाज्य है। चेक यहाँ कर सकते हैं 209। 9 की टेबल पड़ी 1 बार तो 1 टाइम्स में यहाँ 1 बचा आया 19 फिर से 1 टाइम्स पड़ा तो पूरा, तो जिससे 209 या 209 पूरी तरह कट जाता है। इसलिए जो गिवन नंबर है वो भी 19 से पूरी तरह कट जाए। अब देखते हैं अगला नियम। यहां हम देखेंगे 20 से भाज्य, 20 20 से भाज्य। 20 से भाज्य देखने के लिए हमें 2 और 10 दोनों का रूल चेक करना पड़ेगा। यदि कोई नंबर, कोई संख्या 2 और 10 दोनों से भाज्य है तो वह संख्या 20 से भी भाज्य होगी। 20 से भाज्य देखने के लिए हम 2 का और 10 का दोनों का नियम लगाते हैं। किसी नंबर में अगर हमें 20 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो हम 2 का नियम भी लगाएंगे और 10 का नियम। इसी प्रकार 30 से भाज्य देखने के लिए हमें 3 का और 10 का लगाना पड़ेगा। 40 से भाज्य देखने के लिए 4 का और 10 का यूज करना पड़ेगा। 50 से भाज्य देखने के लिए 5 और 10 का यूज करना पड़ेगा। 60 से देखने के लिए हम 6 और 10 का यूज करेंगे। 70 से चेक करने के लिए 7 और 10 का यूज करेंगे। 80 से चेक करने के लिए हम 8 और 10 से चेक करेंगे। 90 से भाज्य देखने के लिए हम 9 और 10 से करेंगे। यहाँ और भी ऐसे ही नियम है। अगर हमें 72 का रूल चेक करना है तो हम इसके फैक्टर करेंगे 8 इंटू 9, तो 8 का भी रूल लगाएंगे और 9 का। अगर हम 99 से करते हैं तो हमें यहाँ 2 रूल लगाने पड़ेंगे, 9 का इंटू 11 का, तो दोनों ही फैक्टर की सहायता से हम निकाल सकते हैं। अगर हमें 56 का दिया है तो 7 और इंटू 8, तो 7 का रूल भी यूज करना पड़ेगा और 8 का रूल भी यूज करना पड़ेगा। इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है डिविजिबिलिटी रूल्स यानी भाज्यता के नियम आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो इस सेशन को आप जल्दी से जल्दी लाइक और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में जहां हम डिविजिबिलिटी रूल पर आए हुए महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।